बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 4th लेक्चर है। कल हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था मेथड ऑफ साइकोलॉजी, उसके 3 पॉइंट्स पढ़े थे। आज हमारा 4th पॉइंट है। 4th पॉइंट है हमारा क्लिनिकल मेथड। दिस मेथड इज़ प्राइमरली यूज टू कलेक्ट डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन द बिहेवियर प्रॉब्लम्स और मेल एडजस्टमेंट एंड डेविएंट केसेस। इस मेथड का जो मेन मकसद था वो डाटा कलेक्ट, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है बिहेवियर प्रॉब्लम्स, जो हमारे बिहेवियर में प्रॉब्लम्स हैं कि एक आदमी मेल एडजस्ट ना होना इन्वायरमेंट में, कि वो इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो पा रहा, क्या वजह है। वो जब लोगों में भीड़ में जाता है तो वो स्ट्रेस में आ जाता है या डिप्रेशन में आ जाता है, वो वजह तलाश करना है डेविएंट केसेस। और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लोग जो हैं वो हमारे रूल्स को, हमारे कल्चर्स को, बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो करने से इनकार कर देते हैं। उनके मतलब जो है डिटेल कलेक्ट करना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज़ टू स्टडी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस मेथड का वो है स्टडी करना इंडिविजुअल केसेस किसी एक फर्द के केस को, और या केसेस ऑफ ग्रुप, या ग्रुप में जो केसेस हैं, टू डिटेक्ट एंड डिटेक्ट करना, उनको जानना एंड डायग्नोज करना कि देयर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, उनके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को, कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड टू सजेस्ट करना थेरेप्यूटिक मेयर्स टू रिहेबिलिटेट देम इन देयर इन्वायरमेंट, के वो अपने इन्वायरमेंट में ऐसी थेरेपीज देना कि वो इन्वायरमेंट में अपने आप को मनवा सके, अपना किरदार अदा कर सके। इसके 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है इंटरव्यू, कि हम किसी भी बंदे का इंटरव्यू लें, डिफरेंट क्वेश्चन उससे पूछें और उसके मुताबिक उस डिसाइड करें कि इसको क्या प्रॉब्लम है। सेकंड है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कि उसके बारे में, उस शख्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें। हाइपोथेसिस फार्मूलेट, कि उसके बारे में एक मफरूज़ा कायम करें, हाइपोथेसिस कायम करें कि उसको अगर ये मसला है तो किस वजह से है, किस वजह से उसको ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो उसका तलाश करना। डायग्नोज आर मेड, तो हमने इंटरव्यू किया, उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, फिर एक मफरूज़ा हाइपोथेसिस बना लिया, फिर हमने डायग्नोज करना है कि इसका प्रॉब्लम मेन है क्या। प्लान अ ट्रीटमेंट प्रोग्राम, ये डायग्नोज करने के बाद हमने उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट जो है प्लान करना है, एक प्रोग्राम बनाना है और उसके तहत उसका ट्रीटमेंट करना है। ये हैं 5 पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है केस स्टडी। केस स्टडी इज़ इन डेप्थ स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में उसकी तह तक जाना। इट इज़ इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ पर्सन, ग्रुप और फिनोमिना। इसमें किसी एक शख्स का, ग्रुप का और एक एरिया का हम लोग एनालिसिस करते हैं पर्सन का, कि इसमें क्या प्रॉब्लम है इसको। अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड इंक्लूडिंग पर्सनल इंटरव्यूज़, कि इसमें ये होता है कि अगर एक बंदा डिप्रेशन में है तो हम लोग देखेंगे वो डिप्रेशन में क्यों है। अब हमें उसकी हिस्ट्री चाहिए होती है। हो सकता है कि वो डिप्रेशन में 3-4 साल पहले हो, या उसको बचपन से कोई ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में है और वो अच्छा चल रहा है। हम उसके फैमिलीज इशू में भी देखेंगे। अगर वो बच्चा है तो हम उसके स्कूल इशू में भी देखेंगे। अगर वो बड़ा है, कोई बिजनेस करता है या जॉब करता है, तो हम उसका सारा डाटा जो है थ्रू आउट कलेक्ट करेंगे कि ये प्रॉब्लम इसको कब से शुरू हुई है और क्या है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। इसके लिए हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो जो यूज़ करते हैं। इंटरव्यू के ज़रिए भी ले सकते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं साइकोलॉजी में, डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। उसमें ये होता है कि कोई होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, कोई होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में ये होता है आप लोगों को टिक मार्क करना होता है। सब्जेक्टिव में ये होता है कि आप लोगों को अपने बारे में राइट करना होता है कि आपको क्या मसला है। उसमें क्वेश्चन होते हैं, हमने उन क्वेश्चंस की बेस पर देखना है कि इसकी पर्सनैलिटी में क्या चल रहा है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के ज़रिए भी हम लोग उसको नोट कर सकते हैं। केस स्टडीज़ आर मोस्ट ऑफन यूज्ड इन साइकोलॉजी इन क्लिनिकल रिसर्च। ये केस स्टडी जो है ना सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका है, क्योंकि हम किसी भी बीमारी का या किसी भी प्रॉब्लम का उस वक्त तक नहीं जान सकते जब तक हमारे पास पिछला उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ना हो। ये जो है ये स्कूल एजुकेशंस में साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका है। और इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, वो इनकी कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स, के स्टूडेंट्स में दिलचस्पी नहीं है।
वो किस वजह से नहीं है, पढ़ाई में वो दिलचस्पी नहीं लेते, आता है कोई स्टूडेंट आके वो चुप करके बैठा रहता है, वैसे ही वो चला जाता है कि वो उसमें इंटरेस्ट क्यों कम है, उसको जानेंगे। एग्रेसिव बिहेवियर इन स्टूडेंट्स, किस स्टूडेंट्स का बिहेवियर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, वो गुस्से में आ जाता है, तो उसकी वजह जानेंगे कि वो गुस्से में क्यों है। डे ड्रीमिंग, कुछ जो होते हैं वो बैठे डिफरेंट जो होते हैं वो डे ड्रीमिंग का मतलब है ख्वाब देखना, दिन में ख्वाब देखना। पूर एकेडमिक परफॉर्मेंस, बच्चों की जब इंटरेस्ट नहीं होगा, बिहेवियर एग्रेसिव होगा, तो उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी पुअर होगी, क्योंकि वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। इमोशनल प्रॉब्लम्स को, हर प्रॉब्लम को बहुत जल्दी इमोशनली वो अपने ऊपर ले लेते हैं। सोशल प्रॉब्लम, वो सोशली एडजस्ट नहीं हो पाते। जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो वो वहाँ नहीं जाएंगे, वो अकेले एक जगह पे बैठे रहेंगे। एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत ज़्यादा हिसास होते हैं किसी को समझने के लिए, या किसी के साथ वो अगर किसी के साथ वो जुड़ जाएं या अपना फ्रेंड बना लें और वो जो बच्चा है वो किसी और के साथ कर ले, तो वो बहुत हसास होते हैं कि ये चीज़ मेरी है तो मेरे पास ही रहे। फाइंड द प्रॉब्लम, हम उसके प्रॉब्लम फाइंड करेंगे कि ये किस वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एस्टेब्लिश रिपोर्ट हो, उसके मुताबिक हम एक रिपोर्ट बनाएंगे और ट्रीटमेंट करेंगे कि उसको फाइंड करें कि क्या वजह है, फैमिली में वजह है या किसी बच्चे की वजह से बच्चे से उसको कोई प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रिपोर्ट तैयार करेंगे, सारे पॉइंट्स लिखेंगे और उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है 6 पॉइंट कोरिलेशन मेथड। कोरिलेशन, ये जो है स्टेट का मेथड है जो यूज़ किया जाता है डिफरेंट रिजल्ट्स जानने के लिए। जैसे एक स्टूडेंट्स हैं, एक बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव हैं, एक बहुत ज़्यादा जो है वो लेज़ी हैं, इनका आपस में तल्लुक़ के जानने के लिए हम लोग कि अगर हम इनको कुछ दें, बुक दें पढ़ने रीड करने के लिए, कोई एक्टिविटी दें, तो हम लोग इनके ऊपर उसका असरात जानने के लिए मेथड यूज़ करते हैं डिफरेंट, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल को। इसको कोरिलेशन मेथड कहते हैं। द कोरिलेशन मेथड इन्वॉल्व सिस्टमेटिकली, मुनज़्ज़म तरीके से मेयरिंग द रिलेशनशिप, मुनज़्ज़म तरीके से मेयर करता है रिलेशनशिप को बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स के, 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप को मेयर करने के लिए। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है ये +1.00 टू -1.00, ये सबसे बेस्ट जो है इसकी रिजल्ट्स हैं। इसमें इसकी 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में ये होता है कि अगर एक वेरिएबल हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज़ ही होगा, और अगर एक डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज़ ही होगा। जैसे व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज द अदर वेरिएबल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, कि ये देखें, ये फर्स्ट में क्या है, ये ऊपर को जा रहा है कि जब एक वेरिएबल इंक्रीज़ होगा तो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा, तो ये लाइन होगी। अगर एक डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज़ होगा, तो ये लाइन जो है वो नीचे को जा रही है। ये पॉजिटिव कोरिलेशन। अब हम रीड करेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन मीन व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीज दी अदर वेरिएबल डिक्रीज, कि जब एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल जो है वो डिक्रीज़ होगा। ये देखें, इसकी लाइन ज़िगज़ैग में आती है, ये इंक्रीज़ भी हो रहा है और डिक्रीज़ भी हो रहा है। पॉजिटिव में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर एक वेरिएबल इंक्रीज़ होगा तो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा, अगर एक वेरिएबल डिक्रीज़ होगा तो दूसरा भी डिक्रीज़ होगा, वो पॉजिटिव में आएगा। इसमें क्या है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है, और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज़ हो रहा है। डिफरेंट है पॉजिटिव, ये ऑपोजिट है एक दूसरे के। कि नेगेटिव में क्या है कि एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज़ होगा, इसको कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस कोरिलेशन के। द कोरिलेशन टेक्निक इज़ यूज़फुल, ये यूज़फुल है इन सिचुएशंस वेयर एन एक्सपेरिमेंट वुड बी अनऑथेंटिकल एंड इम्प्रैक्टिकल, कि जहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हो कि हम वैसे ही अनऑथेंटिकल हो, जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशन ना हो, वैसे ही हमारे पास मटेरियल और हमने उस मटेरियल का एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे में रिलेशन चेक करना हो। कोरिलेशन टेक्निक इज़ एबल टू प्रोड्यूस क्वान्टिफाइबल डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ कोफिशिएंट रिजल्ट। ये जैसे 0.100 था, प्लस में है तो ऐसे ही आया था 0.5900, इस पॉइंट्स में इसका रिजल्ट आएगा। इट रिवील्स हाउ क्लोजली टू थिंग्स वेरी
टुगेदर। इसमें हम लोग ये कोरिलेशन मेथड ये बताता है कि एक जो टू वेरिएबल्स हैं वो आपस में कितने क्लोज हैं, उनका क्या रिलेशनशिप है, कितना है, 50% है या इससे ज़्यादा है। डिसएडवांटेजेस, इट डज नॉट प्रोवाइड द रिजल्ट अबाउट हुज कंट्रीब्यूशन इज़ ग्रेटर। ये वेरिएबल में रिलेशनशिप बताता है, ये नहीं बताता है इसमें से ग्रेटर कौन है, कि किसकी परफॉर्मेंस सब ज़्यादा अच्छी है, वो दोनों को एक ही पॉइंट पे रखता है। नो काज अफेक्ट कंक्लूजन कैन बी रीच्ड, कि इसमें ये नहीं होता कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट है या किस वजह से है, बस उनका रिलेशनशिप बताता है। कोरिलेशन डज नॉट अलाउ अस टू गो बियॉन्ड द डाटा दैट इज़ गिवन। कोरिलेशन मेथड है वो हमें डाटा प्रोवाइड नहीं करता, जो हम लोग देते हैं वो जस्ट एक कंक्लूजन बता देता है, जस्ट ये बता देता है कि इस पॉइंट कि ये 0.110 है या 0.60 है, कि इन दोनों में इतना रिलेशनशिप है, ये नहीं बताता कि इसमें जो डाटा यूज़ हुआ है वो हमें शो नहीं करता। अब नेक्स्ट हमारा मेथड है 7th इंटरव्यू मेथड। टुडे फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्चेस मेनली इंटरव्यू मेथड हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर। सबसे पॉपुलर जो है वो इंटरव्यू मेथड है, क्योंकि इंटरव्यू मेथड हम किसी भी पेशेंट का, क्लाइंट का, किसी भी स्टूडेंट का, किसी का भी हम लोग पहले इंटरव्यू करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए। बाकी ऑब्जर्वेशन करना और टेस्ट करना ये हम लोग बाद में करते हैं। इन दिस मेथड देयर इज़ डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द इन्वेस्टिगेटर एंड द सब्जेक्ट। इस मेथड में फ़ेस टू फेस एक दूसरे के आमने सामने हम लोग बैठे हैं, इन्वेस्टिगेटर एंड द सब्जेक्ट, के जो इंटरव्यू कर रहा होता है और जिसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो फेस टू फेस होता है, जिसकी वजह से हमें उसके एक्सप्रेशन पता चलते रहते हैं, उसके हैंड्स की मूवमेंट, उसकी आई मूवमेंट, उसके एक्सप्रेशन, उसके लेग्स, उसके सारा पोस्चर और गेस्चर उसका हमें पता चलता रहता है। उससे हमें बहुत कुछ पता चल जाता है कि ये कहाँ पे जो है चीज़ें छुपा रहा है। मतलब है कि अगर हम उससे कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये कितना क्वेश्चन हमें बता रहा है और कितना जो है हमसे वो झूठ बोल रहा है। और इसमें जो होता है इन्वेस्टिगेटर जो कि कर रहा होता है, इंटरव्यू ले रहा होता है, वो अपने पास इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है ताकि वो बाद में भी इसको सुन सके। इन द वर्ड्स ऑफ फ्रेड एंड कैरलिंगर, the interview is perhaps the ubiquitous method of obtaining information from people। ubiquitous हर जगह, किसी भी जगह मौजूद होना, कि ये मेथड ऐसा है हम किसी भी जगह बैठ के इंटरव्यू कर सकते हैं, बस वहाँ पे ज़्यादा शोर वगैरह ना हो। Has been and is still being used in kinds of practical situations। The lawyer obtain information from his client। जो lawyer है वो अपने client से information लेता है। physician learns about a patient। physician जो है अपने patient से information लेता है। एडमन या प्रोफेसर जो है वो स्टूडेंट से अपने से इंटरव्यू करता है। डिपार्टमेंट्स एंड क्यूरिक्यूला, कि किसी भी क्यूरिकुलम जो होता है, एक्टिविटी होती है, उसमें किसी का इंटरव्यू करना। ओके, जो नेक्स्ट है उसमें से हम ये सारा छोड़ देंगे और लास्ट में जो लाइन है ना, गेस्चर्स ग्लांस, इधर से पढ़ेंगे। इंटरव्यू इज़ नॉट अ सिंपल वे टू कन्वर्सेशन। ये एक सिंपल वे नहीं है बिटवीन एन इंटेरोगेटर, जिससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, एंड इन्फॉर्मेंट, या जिससे हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ये मैंने पहले बताया, ये हम लोग उसके गेस्चर, ग्लांसेस, फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके पोजेज, उसके बैठने उठने के पोजेज से हम लोग उसकी फीलिंग का पता लगा सकते हैं कि वो क्या फील कर रहा है, क्या हमसे छुपा रहा है, क्या बता रहा है। उसके हाथ पाँव सब कुछ, उठना बैठना, उसका सब कुछ जो है वो शो करता है उसके प्रॉब्लम्स को, या उसको छुपाने को, या उसकी हेजिटेशन को। नेक्स्ट इसकी है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू मेथड, इसकी खूबियाँ। इनमें फर्स्ट आता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू मेथड इज़ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट अननोन फैक्ट ऑफ द सब्जेक्ट हिज इनर फीलिंग्स। हम उसकी जो इनर फीलिंग्स है, जो हमें पहले पता नहीं होता है, जब हम उससे क्वेश्चनिंग करते हैं तो हमें उससे पता चलता है बहुत कुछ। जब वो सामने बैठा होता है, उसकी आइज़ को देख के, और उसके जब हम लोग क्वेश्चनिंग करते हैं, हम क्वेश्चन का आंसर तो शायद वो पूरा ना दे, लेकिन उसकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है उससे उसकी फीलिंग्स का हमें पता चल रहा होता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। एंड अदर ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेक श्योर दैट द इंटरव्यू एंड द सब्जेक्ट
नो ईच अदर, कि इसमें हमको श्योर होना चाहिए कि एक हम लोग जिसका इंटरव्यू कर रहे हैं वो हमें अच्छे तरीके से जानता है, सो दैट द कलेक्ट डेटा इज़ वेरीफाइड वेल। जितना वो हमें जानता होगा और उतना अच्छा वो हमें इंफॉर्मेशन देगा। थर्ड है, इंटरव्यू मेथड एम्स एट प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू द इन्वेस्टिगेटर टू ऑब्जर्व द सब्जेक्ट वेरी क्लोजली। इसमें जो है हमें मौका मिलता है कि हम लोग बहुत क्लोज से अपने जो जिसका हम लोग इंटरव्यू देख रहे हैं उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पहला है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू मेथड। ये पॉइंट आप लोगों को छोड़ दें, इसमें 2 टाइप्स हैं, वो मैं आप लोगों को स्लाइड की सूरत में आप लोगों को वैसे ही व्हाट्सएप कर दूंगी। अब हम पढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ द इंटरव्यू मेथड। हाई पार्टिसिपेशन ऑफ द सब्जेक्ट और रिस्पोंडेंट, कि इसमें जो पार्टिसिपेशन और या सब्जेक्ट का रिस्पॉन्ड है वो हाई होना चाहिए, फुल अपने वो विल से इंटरव्यू दे। द सब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन इन अ फ्री मैनर, कि वो जो हम लोग उससे क्वेश्चन करें उसका जो आंसर है वो हेजिटेशन की वजह से ना दे, बल्कि खुश होके और फ्री होके दे। बस ये वाला पॉइंट इतना ही। नेक्स्ट है, दिस मेथड इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एज इट बिकम्स पॉसिबल फॉर द इंटरव्यू टू रिफ्रेम, रिपीट एंड रिफ्रेज द क्वेश्चन एज सूटेबल फॉर द सब्जेक्ट, कि हम इसमें सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करके भी क्वेश्चन बता सकते हैं, अगर उसको नहीं समझ आता दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। उसको किसी जो हम क्वेश्चन उससे पूछते हैं, अगर उसको उसके क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो हम आसान अल्फाज में भी उसको बता सकते हैं, इसलिए ये मेथड सूटेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है, दी सब्जेक्ट इमोशन कैन बी स्टडी वेल, कि हम किसी भी सब्जेक्ट के इमोशन को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं, बस इसका ये करना है। फिर नेक्स्ट है, थ्रू द इंटरव्यू मेथड द इन्वेस्टिगेटर मे गेट टू नो द काज ऑफ एनी बिहेवियर पैटर्न ऑफ द सब्जेक्ट, हम किसी भी सब्जेक्ट के बिहेवियर पैटर्न को उसकी कॉज को जान सकते हैं, बस इतना। द डेटा कलेक्टेड थ्रू द इंटरव्यू मेथड इज़ रिलायबल, कि जो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं इंटरव्यू के ज़रिए वो रिलायबल होता है। द इंटरव्यू मेथड कैन बी अप्लाइड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, और ये हर किस्म के लोगों पर अप्लाई किया जा सकता है, लिटरेट और इलिटरेट, चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, बच्चों पर भी और बड़ों पर भी, सब पे अप्लाई किया जा सकता है। ये जितना जितना मैंने पॉइंट आपको रीड करके बताया ना, बस इतना याद करना है, बाकी छोड़ दें। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है, इन द इंटरव्यू मेथड द सब्जेक्ट एंड द इन्वेस्टिगेटर आर फेस टू फेस विद ईच अदर। इसमें यह है कि हम जिसका इंटरव्यू लेते हैं हम उसके फेस टू फेस होते हैं, हम उसके फेस एक्सप्रेशन को अच्छे तरीके से देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सी वो बात है हमसे करना चाह रहा है और कौन सी बात हमसे छुपा रहा है। अब हैं इसके डीमेरिट्स। इट इज़ अ कॉस्टली मेथड, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग ऑन द पार्ट ऑफ द interviewer. It is also time consuming as the interviewer has to physically locate a subject. ये बहुत कॉस्टली मेथड इसलिए है क्योंकि इसके लिए हमें इंटरव्यू जिसका हमने लेना है डिफरेंट जगहों पे हमें उनके पास जाना पड़ेगा और ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, और इसमें जो है हमारा जो एक्सपेंसिव भी होंगे वो भी खर्च होंगे, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और हमें उसकी लोकेशन को लोकेट करना भी मुश्किल होगा, जो जिससे हम फिज़िकली तौर पर भी थक भी जाएंगे और अपसेट भी होंगे। अ लॉट ऑफ प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड, इसमें बहुत सारी प्लानिंग जो है वो रिक्वायर्ड है। द इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू प्रोवाइड अ नंबर ऑफ स्टिमुली टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सब्जेक्ट, वो बहुत ज़्यादा जो है नंबर ऑफ स्टिमुलाई बहुत चीज़ें प्रोवाइड करेगा सब्जेक्ट को, क्वेश्चनिंग करेगा अपनी इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट है, द सब्जेक्ट में नॉट रिवील हिज ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस, ये भी हो सकता है जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं कि वो हमें अपनी सही जो फीलिंग्स हैं इमोशन को ज़ाहिर ही ना करे। समटाइम्स द इंटरव्यूअर में हैव प्री कॉन्सेप्ड नोशंस विच मे नॉट होल्ड ट्रू ड्यूरिंग इंटरव्यू, कि ये भी हो सकता है कि समटाइम जो इंटरव्यूअर होता है जो इंटरव्यू ले रहा है वो जो है क्वेश्चन करे, जो उसको आंसर मिल रहा है वो उसको परसीव सही तरीके से ना कर सके, वो जो बता रहा है सब्जेक्ट वो आंसर देता है लेकिन हमें इंटरव्यूअर को परसीव करने में डिफ़िकल्टी आए या उसको ओल्ड समझ ले।
द इंटरव्यूअर्स परसेप्शन ऑफ थिंग्स में क्लैश विद दोज ऑफ द इंटरव्यूज, कि किसी वजह से किसी चीज़ को परसीव करने की वजह से या किसी क्वेश्चन की वजह से दोनों में क्लैश आ जाए। देयर बिलीव्स एंड वैल्यूज़ में बी टोटली डिफरेंट, क्यों ये भी हो सकता है कि वो दोनों उनके बिलीव्स और वैल्यूज़ वो एक दूसरे से मिलती ना हो या वो डिफरेंट कल्चर के हों जिसकी वजह से उनके आपस में क्लैश हो जाए। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये भी छोड़ दें, ये नहीं करना। नेक्स्ट हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च मेथड। इस क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में मेजर यूनिट्स फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ द पॉपुलेशन एट ओनली वन पॉइंट इन टाइम। इसमें एक ही पॉइंट पे सैंपल लेके हम लोग उसकी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग 7 साल के बच्चों को चूज़ कर लें उन पे स्टडी करने के लिए। अब हम पूरी दुनिया के बच्चे तो नहीं ले सकते, यूँ 7 साल के हैं या 6 साल के हैं, 3 साल के, तो हम लोग कुछ सैंपल ले लेंगे। या हम लोग 6 क्लास के बच्चों का करना चाहते हैं या 2-3 क्लास के, कि एक स्पेसिफिक हम लोग ले लेंगे सैंपल उस एज के या उस ग्रुप के किसी भी, तो उसको पूरे उस टाइम पे उनको करेंगे और पूरी पॉपुलेशन पे उस पर लागू कर देंगे। नेक्स्ट यही पॉइंट है सैम्पल सर्वेज आर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हु सैम्पल्स आर ड्रान, जो हम सैंपल लेते हैं इन सच अ वे अस टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन, के जो हम सैंपल लेते हैं वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ऑनलाइन सर्वे रिसर्च इज बीइंग यूज्ड टू कलेक्ट डाटा फॉर क्रॉस सेक्शनल सर्वे एट अ फास्टर रेट ऑफ स्पीड, कि हम लोग किसी भी ग्रुप का डाटा कलेक्ट करते हैं ये तो वो पूरे पे पॉपुलेशन पे लागू हो जाता है कि हमें लैदा नहीं करना पड़ता और इससे टाइम की हमारी बचत हो जाती है। क्रॉस सेक्शनल मेथड के मेरिट्स और डिमेरिट्स। स्ट्रेंथ मीन्स मेरिट्स कैन बी यूज टू स्टडी सेवरल एसोसिएशंस एट वंस, कि हम बहुत सारी 6-7 बहुत सारी जो हैं बच्चों पर सर्च कर सकते हैं, स्टडीज़ कर सकते हैं एक ही टाइम में। कैन बी कंडक्ट ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि इसमें टाइम कम लगता है, स्टडीज़ ज़्यादा हो जाती हैं और टाइम जो है वो कम यूज़ होता है। प्रोड्यूस प्रेवलेंस डाटा, और इसमें डाटा जो है हमें अच्छा मिल जाता है। डिमेरिट्स हैं इसके अनएबल टू स्टेब्लिश सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कि हम इसमें जो हमारे पास डाटा है जो जिसका हम लोग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम 7 साल के बच्चे का कर रहे हैं, तो हमें वो सीक्वेंस में डाटा मिलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बच्चे पे डिपेंड करता है वो कैसे दे रहे हैं। नॉट फेसिबल टू यूज़ दी स्टडीज़ टू इन्वेस्टिगेट रेयर कंडीशंस। फेसिबल मतलब मुमकिन, नॉट फेसिबल नामुमकिन। टू यूज़ दी स्टडी, के इन स्टडीज़ को हर जगह पर हर कंडीशन पे हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि अब हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम पाकिस्तान में तो यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी हम हर सूबे में डिफरेंट हमारा कल्चर है, तो हमको हर एक बच्चे पर अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पोटेंशली इन्फ्लुएंस्ड बाय रिस्पॉन्स बाइस। इसमें हमारी बाइस भी शामिल हो सकती है, या हम जिन बच्चों से कर रहे हैं हमारी उनके साथ बहुत अच्छी बनी हुई हो, या अगर हम किसी क्लाइंट या पेशेंट का भी कर रहे हैं तो उसके साथ हमारी बहुत अच्छी बनी हुई हो, या हमारा किसी के साथ ताल्लुक बिल्कुल अच्छा ना हो, इस वजह से भी इसके रिजल्ट जो हैं वो डिफरेंट आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ये हमारा लास्ट पॉइंट है मेथड ऑफ साइकोलॉजी का। Longitudinal study repeatedly draws sample unit of a population over time. ओवर टाइम मतलब कि हम लोग एक सैंपल ले लेते हैं और उसको एक बच्चे का हम लोगों ने डेवलपमेंट एरिया से ले लिया है कि वो पैदा हुआ है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे हम उसकी स्टडी करेंगे। इसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसमें हम एक ही बंदे का थ्रू आउट जो है उसकी, जैसे अगर हमने किसी बंदे की बायोग्राफी लेनी है तो हम बचपन से ले के उसका सारा और एंड तक जब तक वो उसकी डेट है तब तक उसकी स्टडी करेंगे। एक पॉइंट को ले लेना है और उसको थ्रू आउट स्टडी करना, ये है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। वन मेथड इज़ टू ड्रा डिफरेंट यूनिट्स, के एक ही मेथड को हम डिफरेंट तरीके से ड्रा करते हैं फ्रॉम द सेम सैम्पल फ्रेम, कि एक ही सैम्पल जो है हमारे पास है उस पर हम लोग डिफरेंट तरह के यूनिट्स यूज़ करते हैं, तरीके इस्तेमाल करते हैं। मेथड क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मेथड है, इसमें डिफरेंट तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक ही सैम्पल पर। इसके ये दो पॉइंट्स ऊपर वाले कर लें, ये नीचे वाला छोड़ दें। इनको आपने पैरे के सूरत में लिखना है, ऐसे पॉइंट्स बना के नहीं लिखना, क्रॉस सेक्शनल वाले को भी और लॉन्गिट्यूडनल वाले को भी।
सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, वो आप लोगों ने पॉइंट्स की सूरत में लिखना है। डिसएडवांटेजेस हैं कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये बहुत टाइम लेता है, रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम, वेरी एक्सपेंसिव, और इसमें टाइम लेगा और थ्रू आउट आप एक का कर रहे हैं तो इस पे के एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होंगे, नॉट वेरी कन्वीनियंट। और फिर इसके लिए हम हर चीज़ की ज़रूरत होगी, वो इंसान कहीं जाता है कहीं आता है तो हमें साथ साथ हर जगह पे उसके होना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये कन्वीनियंट नहीं है। पहले हम लोगों ने पढ़े हैं डिसएडवांटेजेस, अब हैं एडवांटेजेस। आइडिया एंड डाटा अवेलेबल, इसमें क्योंकि ये लंबी होती हैं, डिफरेंट तरह के आइडियाज़ हमारे जहन में आते रहते हैं और हम बहुत सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है, हम लोग ले सकते हैं। लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन अवेलेबल, जब हर वक्त एक बंदे के हम लोग साथ होंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमारे पास डाटा भी अच्छा आ जाएगा और हमारी ऑब्जर्वेशन भी अच्छी हो जाएगी। लॉट्स ऑफ रिज़ल्ट अवेलेबल, इससे हमारे पास बहुत सारे रिज़ल्ट आ जाएंगे। सर्च इज़ मेड ईजी टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड, सर्च ने हमारा पढ़ाई को समझने में आसान और इजी बना दिया है। स्टूडेंट्स, एक मेथड सर्वे मेथड हमारा भी अंदर में रह गया है, तो वो मैं आपको अलहदा जो है उसके बारे में बता दूँगी। ये 10 मेथड्स हैं, 9 मेथड्स की डिटेल मैंने आप लोगों को समझा दी है, और जो एक रह गया सर्वे मेथड वो भी मैं आप लोगों को अपलोड कर देती हूँ। और प्लीज़ ये इसको साथ साथ याद करें, आप बुक्स वगैरह की टेंशन छोड़ दें, और ये जो है ये भी मैं आपको प्रिंट फॉर्म में दे दूँगी, लेकिन अभी जो है आप लोग इसको साथ साथ बहुत याद करें। आप लोगों का सिलेबस बहुत लेंथी है, ये अभी मैंने सिलेक्ट कर करके पढ़ा रही हूँ। आपके 25 जनवरी को मिड है, इसको लाइट ना लें, मिड के मार्क्स होते हैं, जो मिड में फ़ेल हो गया वो फाइनल में नहीं बैठ सकता, इसलिए इसको साथ साथ याद करें, यही आपके लिए बेहतर होगा। लिखें, नहीं लिख सकते हैं आप लोग, लिख नहीं सकते, मेन पॉइंट्स लिख लें उनके, तो वैसे भी ये जो वीडियो है ये इतनी स्लो चल रही होती है कि आप लोग इधर से भी याद कर सकते हैं। जो मेन पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा थॉरली याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेन याद कर लें। मैंने वैसे आपको बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव पढ़ाया है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप लोग टेंशन ना दें, बस अपना स्टडी पर फोकस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।